हाय वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा, जो कि बीकॉम के सिलेबस में है फैमा। ये एक फुल चैप्टर है उनका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था वो 1999 में पास आउट हुआ था और 2000 में इसे इन्फोर्स किया गया था। ये बात आपको ना याद रखनी है कि 1999 में इसे पास आउट किया गया था और 2000 में इसे इन्फोर्स किया गया था। अब देखिए क्या कहते हैं वो। कहते हैं कि इन 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट टू द रेगुलेट फॉरेन कंपनीज इन इंडिया एंड अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। कहते हैं कि जो इधर की गवर्नमेंट थी ना इंडिया की, उन्होंने 1947 में इनेक्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को, ताकि जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें फॉरेन कंपनीज रेगुलेट हो सकें और उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स है मतलब हो सके हमारे इंडिया में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हम फैरा भी कह देते हैं। कहते फिर जो फैरा था ना, जो ये एक्ट था, उसे रिप्लेस किया गया था फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1973 में। मतलब पहले अकेला फैरा था, फिर उसे एक्सचेंज किया गया एक्ट में, फिर वही नाम उसका वही रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट। बस ये था कि उसका जो था ना 1973 पीछे लग गया था। यहाँ पर रेगुलेशन आएगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ अ शॉर्टेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट वांटेड कंसेटिव एंड द लिमिटेड यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। वही बात आ गई। कहते हैं जो गवर्नमेंट थी ना इधर की, उन्होंने इसलिए इस पर्पस के लिए ये वाला जो एक्ट था उसे 1973 में रिप्लेस किया था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो थोड़ा सा कम हो। क्योंकि आप देखिए, अगर यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज होगा तो हमारी कंट्री की जो कैपिटल है वो बाहर जाएगी। लोग अगर ज़्यादा फॉरेन से एक्सचेंज करेंगे, अगर हमारी इधर एक्सपोर्ट है जो कम हो गया और इम्पोर्ट ज़्यादा होगी, तो हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो डाउन हो जाएगी ना, हमारी इकोनॉमिक में फ़र्क आएगा। सो इसलिए गवर्नमेंट ने तभी क्या किया था कि शॉर्टेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए, इसलिए उसने ये वाला एक्ट जो था रिप्लेस कर दिया था 1973 में, कि हम जो है लिमिटेड यूज़ कर सके फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज का। ठीक है। जो जे वाली जो फॉरेन एक्सचेंज था ना, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो कि 1973 में बना था, उसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट चेक हो गए थे। मतलब कि बहुत सारा कंट्रोल लग गया था। बस हम लोग बाहर से वही चीज़ें इंपोर्ट कर सकते थे जो हमारे लिए ज़रूरी थी, मतलब जो हमें जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, हम वही चीज़ों को बस जो था एक्सपोर्ट कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे बाहर के देशों से। ठीक है। कहते कंट्रोल वॉज इम्पोज ऑन द ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग द फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट। कहते जो हम जो ट्रांजेक्शन्स करते थे ना फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट के लिए, उन पर जो है कंट्रोल इम्पोज हो गया था। स्ट्रिक्टली पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्ट कर लेता था, जो कोई करने की कोशिश करता था, तो वहाँ पर क्या था, स्ट्रिक्टली उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती थी और इम्प्रिजमेंट हो जाता था। मतलब कि उनको उनको फ़ाइन लगता था, कि मतलब उनको फ़ाइन पे करना पड़ता था अगर वो ऐसा कुछ करते थे, कोई एक्ट का कोई प्रोविज़न जो तोड़ते थे ना, अगर वो कोई भी वायलेट करते थे प्रोविज़न का, कोई एक्ट का कोई भी प्रोविज़न, तो उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ती थी और इम्प्रिजनमेंट होती थी, मतलब उनको जेल भी हो जाती थी। In the industrial policy 1991, the attitude of the government towards the foreign capital change। कहते हैं जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई ना 1991 में, तब जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था वो फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल के लिए चेंज हो गया। मतलब कि जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे आई, तो जो गवर्नमेंट थी ना वो चाहती थी कि जो हमारा मतलब फॉरेन एक्सचेंज है ना वो बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि अगर बाहर से कैपिटल उधर जा रही है, तो उधर से भी तो कैपिटल इधर आ रही है ना, इंडिया का भी तो प्रॉफिट होगा ना। इसीलिए इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट वेलकम इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल। कहते कि जो फैरा थी उसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन कैपिटल का वेलकम किया। वो फैरा में नहीं किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे क्या हुआ था। जब उन्होंने वेलकम किया तभी उन्होंने फैमा को रिप्लेस कर दिया। जो फैरा है, फैरा को उन्होंने रिप्लेस कर दिया फैमा में। और फैमा में क्या हुआ कि उन्होंने वेलकम किया फॉरेन की कैपिटल का। अब हम नेक्स्ट जैसे कि आपको यहाँ लिखा है, द गवर्नमेंट रिप्लेस द फैरा एक्ट 1947 इनटू द फैमा। कहते जो गवर्नमेंट थी ना उसने रिप्लेस कर दिया था फैरा के एक्ट को, 1947 वाले एक्ट को फैमा में। ओके। फैमा जो एक्ट था वो पास्ड हुआ था 1999 में, और इसे जो इन्फोर्स किया गया था ये 2000 में लिखा गया था। अगर आप थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ फैमा,
तो आपको लेंथ तो बनानी पड़ेगी। लेंथ के लिए आपको फेरा भी लिखना पड़ेगा, और फेरा को जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो भी दिखाया वो आपने सभी लिख कर आना है क्वेश्चन में, इससे आपकी जो लेंथ है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे। नाउ अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवार्ड्स द फॉरेन कैपिटल वाज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। कहते जो अप्रोच अब गवर्नमेंट की है फॉरेन कैपिटल के टुवार्ड्स, अब कहते वो इतनी रिस्ट्रिक्ट उसमें मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जो हमारे इधर के लोग हैं वो फॉरेन कैपिटल में इन्वॉल्व हो, ताकि इधर का जो इकनॉमी है वो उसे चल सके, अच्छे से चल सके। उधर का अगर हमारे इधर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी इकनॉमी चलेगी ना ज़्यादा, हमारी इकनॉमी में कितना फ़र्क आएगा। अगर हम उधर से इंपोर्ट करेंगे इधर से एक्सपोर्ट भी तो होगा ना कई सारी चीज़ों का। जैसे कि आप देख सकते हो आज जो भी हमारी इकनॉमी है, इकनॉमी में हमारा आधा हिस्सा फॉरेन कैपिटल का ही है। आगे आ जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। कहते हैं उन्होंने फैसिलिटेट करना था एक्सटर्नल ट्रेड को, बाहर की ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने ये जो है इसे प्रमोट किया था फॉरेन एक्सचेंज को। और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करने के लिए इन्होंने जो था वो बनाया था फैमा एक्ट को। फैमा एक्ट में ना कुछ प्रोविजंस थे गवर्नमेंट के। प्रोविजंस क्या थे कि पहले था जो कि उधर की जो गवर्नमेंट थी ना वो यहाँ पर उनके इक्विटी पार्टिसिपेशन था ना, इक्विटी पार्टिसिपेशन पहले उधर की गवर्नमेंट इधर 40% ही कर सकती थी, बट अब उनकी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर इक्विटी पार्टिसिपेशन 100% कर सकती है। मतलब कि पहले था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा था कि आप किसी कहीं पर भी इन्वेस्ट करें आप सिर्फ 40% ही करेंगे, बट अभी कई जगहों पर जो गवर्नमेंट है उसने ये एक्ट रूल पास कर दिया कि जो बाहर की गवर्नमेंट है वो कई जगहों ओनली कई जगहों पर 100% वो अपना इक्विटी पार्टिसिपेशन रख सकती है, मतलब 100% शेयर खरीद सकती है किसी भी कंपनी के। ओके, आई होप आपको फैमा समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आप इसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे और फीचर समझेंगे जो कि अगले पेपर में ज़रूर आते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।